Hello friend, you are welcome in SST Genix class. Today we are studying French Revolution Part 3. तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पॉलिटिकल सिंबल्स का जबरदस्त तरीके से प्रयोग किया गया। 18th सेंचुरी के आसपास ज्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए उन लोगों को सरल भाषा में क्रांति का या रिवॉल्यूशन का मीनिंग समझाने के लिए सिंबल्स का यूज किया गया। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दीज सिंबल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो टूटी हुई जंजीर दिखाई दे रही है, ये जंजीर स्लेव्स को जकड़ने के लिए होती है और टूटी हुई जंजीर का मतलब आजादी है, लिबर्टी है। एंड सेकंड, ये जो बंडल ऑफ वुडन रॉड है, ये एकता और ताकत का सिंबल है। एक सिंबल रॉड को तो आसानी से तोड़ा जा सकता है, पर जब वो बंडल बन जाता है तो उसमें स्ट्रेंथ आ जाती है, उसमें पावर आ जाती है। और ये जो ट्रायंगल के अंदर आईज है जिससे रोशनी रेडिएंट हो रही है, ये ज्ञान का प्रतीक है, नॉलेज का प्रतीक है। और ये जो सेप्टर आप देख रहे हैं, ये सिंबल है रॉयल पावर का। और रेड कैप, ये भी लिबर्टी का ही एक सिंबल है। ये सच टाइप ऑफ सिंबल वाइडली यूज जनता तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए, क्योंकि पहले ही बता चुका हूं कि अधिकांश जनता अनपढ़ थी और उनको सरल तरीके से इसे समझाया गया। अब एक बार आपको शॉर्ट जो मैं पढ़ा चुका हूं कि फ्रांस में रिवॉल्यूशन आ चुका था, मजबूरन किंग को एक्सेप्ट करना पड़ा प्रपोजल नेशनल असेंबली का। उसने उस दस्तावेज के ऊपर साइन भी कर दिए, पर वो अभी भी अपनी कंडीशन से सेटिस्फाई नहीं था। वो पड़ोसी देशों के साथ बातचीत कर रहा था। अब पड़ोसी देश भी उसका साथ देने के लिए आगे आ रहे थे, क्योंकि उनको डर था कि कहीं उनके देश में भी ये आग शुरू ना हो जाए। इसीलिए उन्होंने फ्रांस में सेना भेजने की योजना बनाई ताकि रिवॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। पर दूसरी तरफ पब्लिक भी अपनी इस नवेली मिली हुई आजादी को खोना नहीं चाहते थे। हजारों की तादाद में वॉलेंटियर बाहर निकले और वो अपनी सेना बनाकर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को बचाने के लिए ऑस्ट्रिया और प्रूशिया के साथ भिड़ गए। इसी समय लोगों के मुंह पर देशभक्ति के जो तराने हैं वो गा रहे हैं और अपना नेशनल एंथम भी गा रहे हैं। और जब युद्ध होता है तो उसमें दोनों पक्षों को बड़ी हानि उठानी पड़ती है। फ्रांस और प्रूशिया, ऑस्ट्रिया के युद्ध में भी यही हुआ। फ्रांस को बहुत बड़ी हानि का सामना करना पड़ा, बहुत इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो गई। एक नया सोशल चेंज भी देखने को मिलता है कि सारे पुरुष जो थे वो युद्ध के मैदान में चले गए। अब समाज और घर के अंदर की जिम्मेदारियां, उसमें इनकम के साधन की जिम्मेदारी वो महिलाओं के कंधों पे आन पड़ी और महिलाओं को अपना एक नया रोल निभाना पड़ा। इससे महिलाओं को आजादी मिलनी शुरू हुई। अगर आप विश्व के किसी भी कंट्री में देखें तो महिलाओं की कंडीशन कमोबेश एक ही जैसी थी, चाहे वो भारत हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो। उनका रोल केवल घर की चार दीवारी के अंदर होता था, पर इस नए सिचुएशन ने इनके रोल को चेंज कर दिया। पर जैसा कि पिछले पार्ट में मैं बता चुका था कि जो नया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी है, उसमें आम लोगों को लगता था कि इससे केवल मिडिल क्लास के जो रिच लोग हैं उनको ही बेनिफिट मिला है। ये लोग अभी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी से सेटिस्फाई नहीं है। इन्होंने अपने अपने क्लब का फॉर्मेशन शुरू कर दिया है, जिसमें ये सरकार की नीतियों पर बहस करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। और ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशन में सबसे फेमस हुआ जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब के जो मेंबर थे वो समाज के लोअर क्लास से आते थे, जैसे उसमें शॉपकीपर हो गए और आर्टिशन हो गए, या आपको जूता बनाने वाले हो गए, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, छपाई करने वाले, नौकर, दिहाड़ी मजदूर, ये सब उसमें थे। और इन सब का जो सबसे फेमस लीडर था वो था मैक्सिमिलियन रॉब्सपियरे। और नई कंडीशन में वुमेन ने भी अपने क्लब बना रखे हैं, जिसके बारे में फिर नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। जैकोबिन क्लब के लोग एक स्ट्राइप्ड पजामा पहनते थे, जो कि डॉकयार्ड में काम करने वाले वर्कर की तरह का था। और ये भी शो करने की कोशिश थी कि वो किसी भी फैशन से दूर हैं, और स्पेशली जो अपर क्लास के जो रिच लोग हैं वो जो फैशन करते हैं उनसे बिल्कुल वो अलग है। और ये जैकोबिन क्लब के मेंबर
सेंस क्लूटोस के नाम से जाने जाते हैं। और ये समाज में किसी भी प्रकार की इनइक्वालिटी के जबरदस्त अगेंस्ट थे और इनका मानना था कि समाज में किसी भी प्रकार की नोबिलिटी या अरिस्टोक्रेसी और मोनार्की सबको एलिमिनेट होना चाहिए। प्रॉपर्टी किसी एक के हाथ में नहीं होनी चाहिए, बल्कि में ये सोसाइटी के द्वारा शेयर होनी चाहिए। ये सैन क्लूटोस के जो मेंबर थे, ये एक्स्ट्रा अपने सर पे लाल टोपी भी पहनते थे, जो कि सिंबल था लिबर्टी का। हालांकि वुमेन को ऐसा करना अलाउ नहीं था। अब जैसा कि बताया जा चुका है, फ्रांस इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था, खाने पीने की कीमतें आसमान छू रही थी। ऐसे में उन्होंने पेरिस के लोगों के साथ मिलकर राजा के महल पर धावा बोल दिया। राजा के गार्ड थे, उनको खत्म कर दिया और राजा को भी बंधक बना दिया। तो स्टूडेंट्स, एक नया रिवॉल्यूशन फिर दोबारा से हुआ 10 अगस्त 1792 और इसमें जो बड़ा रोल प्ले किया था वो किया था जैकोबिन क्लब्स ने। नए सिरे से इलेक्शन किया गया और जो पुराना पैसिव सिटीजन और एक्टिव सिटीजन का जो एक डिफरेंस था उसे खत्म कर दिया गया। अब सभी 21 वर्ष से अधिक की आयु के लोगों को वोट डालने का राइट था और जो नई इलेक्टेड असेंबली है उसको नेशनल कन्वेंशन कहा गया। 21 सितंबर 1792 को मोनार्की पूरी तरह से एबोलिश कर दी गई और उसकी जगह बन गया एक रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है जहां किसी कंट्री का हेड जनता द्वारा चुना जाता हो। लुई 16 पर ट्रेजन मींस देशद्रोह का मुकदमा चला और उसे फांसी की सजा दे दी गई। न केवल उसको बल्कि में उसकी रानी और दूसरे उसके परिवार के मेंबरों को भी खत्म कर दिया गया। अब शुरू होता है फ्रांस में एक नए युग का आरंभ, जो 1793 से 1794 के बीच में चलता है और इसको बहुत ही पॉपुलरली जाना जाता है रेन ऑफ टेरर मींस आतंक का राज। ये आतंक का राज क्या है ये अब समझेंगे। मैक्सिमिलियन रॉब्सपियरे अब फ्रांस का हेड बन चुका था और उसकी पॉलिसी थी सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट की। रॉब्सपियरे ने जो भी उसकी नीतियों और उसके तरीके को पसंद नहीं करता था, चाहे वो क्लर्जी हो, चाहे वो एरिस्टोक्रेट्स हों या चर्च के मेंबर हों या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों, और इवन कि उसकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर अगर उससे सहमत नहीं थे, उसने उन्हें पकड़ा और जेल में डाल दिया। और अगर कोर्ट उन्हें दोषी पाती थी तो उनको गुलेटिन कर दिया जाता था। अब ये गुलेटिन है क्या? ये एक प्रकार का फांसी की सजा देने का तरीका था, जिसको पनिशमेंट मिलता था उसकी गर्दन अंदर डाल दी जाती थी, ऊपर से आरी छोड़ दी जाती थी और इस तरह से उसे मार दिया जाता था। डॉक्टर गुलेटिन ने इसको इन्वेंट किया था और उन्हीं के नाम पर इस मशीन को गुलेटिन कहा गया। रॉब्सपियरे ने वेजेस और प्राइसेस को सीलिंग कर दिया गया, मतलब जो गवर्नमेंट की तरफ से प्राइस और वेजेस फिक्स होते थे उससे ज्यादा कोई चार्ज नहीं कर सकता था। मीट और ब्रेड की भी राशनिंग की गई। फार्मर को फोर्स किया गया कि वो एक निश्चित कीमत पर अपने सामान को सिटीज में बेचें और महंगे व्हाइट फ्लोर मींस मैदे की जगह पैंड इगेलाइट या हम कहें कि एक ब्रेड जो होल व्हीट से बनती है उसको यूज करने को कहा गया। और इक्वलिटी केवल यहां तक नहीं पहुंची, बल्कि मैं जो हमारे एड्रेस करने का या जो हमारे किसी को साथ संबोधन करने का तरीका था उसमें भी इक्वलिटी लाई गई। अब मॉन्सियोर मींस सर और मैडम की जगह सभी को सिटोयन या सिटोयनीज कहा जाने लगा। चर्च को पूरी तरह से बंद कर दिया गया और उसकी जगह पर वहां पर बैरिक्स बनाए गए या गवर्नमेंट ऑफिसेस बना दिए गए। रॉब्सपियरे ने अपनी पॉलिसीज को बड़े स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करना शुरू किया। इससे उसके आसपास के या उसके साथी भी उससे नाराज होने लगे। 27 जुलाई 1794 को रॉब्सपियरे को पकड़ लिया गया और उस पे आतंक के कारण केस चलाया गया और जुलाई 28 को रॉब्सपियरे और उसके 19 साथियों को उसी गुलेटिन के अंदर मौत की सजा मिल गई। रॉब्सपियरे के कार्यों ने और उसके पतन ने दोबारा से मिडिल क्लास के जो रिच लोग थे उनको एक मौका दे दिया कि वो दोबारा से राज या पावर को गेन कर सकते थे। रॉब्सपियरे के फॉल्स ने और जो नई सिचुएशन थे
उसने मिडिल क्लास के रिच लोगों को दोबारा से पावर गेन करने में मदद कर दी। एक बार फिर से सिटीजन को एक्टिव एंड पैसिव सिटीजन में डिवाइड कर दिया गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल का प्रोविजन कर दिया गया और इसके बाद ये काउंसिल 5 मेंबर्स को सेलेक्ट करती थी, जिसे हम डायरेक्टरी कहते हैं। तो इस तरह से अब एक नए किस्म का रूल स्टार्ट होता है, जिसे हम कहते हैं द रूल ऑफ डायरेक्टरी। ये प्रोविजन इसलिए किया गया था कि रॉबस्पियरे जहां एक आदमी था और सारी पावर उसके हाथ में थी, जिससे मिसयूज करने का चांसेस बढ़ जाते थे, उसकी जगह अब 5 लोगों की डायरेक्टरी है, जिससे एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस का रूल लागू किया जा सके। हालांकि ये प्रयोग भी ज्यादा सफल नहीं हुआ। उनके बीच में जो ईगोज थे और इनके बीच में जो क्लैशेस बढ़े, उससे रूल को स्मूथली चलाना मुश्किल का काम हो गया था। एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का माहौल बन गया और जो ये पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का माहौल बना, इसने नए लीडर को उभरने का मौका दिया, जो थे नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में अब मैं डिस्कस करूंगा अगले पार्ट में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय।